वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज हमें तीसरा लेक्चर देखना है जिसमें हम कवर करने वाले हैं शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को। कंप्लीट प्रतिरक्षा तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कैसे ये वर्क करता है, कंप्लीट जानकारी आज के इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो पर बताता हूं शुरू होने से पहले ही कि या तो आप नीट की तैयारी कर रहे होंगे, या तो आप 12th में होंगे, या तो आप 12th के बाद सीयूईटी देना चाह रहे होंगे अच्छे ग्रेजुएशन करने के लिए, अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के लिए। तो ये तीनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो को बनाता हूं। तीनों एग्जाम के जो अच्छी नोट्स हैं और अपने एनसीईआरटी की हर एक लाइनें हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें जो कि इन एग्जामों में पूछी जा सकती हैं या पूछी गई हैं, इन सब का ध्यान रखा जाता है। एक वेल डेवलप्ड कंटेंट आपको दिया जा रहा है। यहां से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो कभी भी किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हम देख रहे हैं प्रतिरक्षा तंत्र, पूरा जो हमारा सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ये कंप्लीट जानकारी आपको इस लेक्चर पर मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर आप यहां से पढ़ेंगे तो। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर मैं प्रतिरक्षा तंत्र की बात करता हूं तो उसमें लसिकाभ अंग हो गए, अस्थि मज्जा हो गई, थाइमस ग्लैंड हो गई और एंटीजन या एंटीबॉडी हो गए। सबकी हमें डिटेल में यहां पर चर्चा करनी पड़ेगी। ये सारे ऑर्गन या हम कह सकते हैं बॉडी के पार्ट जो होते हैं वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इनको आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं लसिकाभ अंग की। तो जो लसिकाभ हमारे अंग होते हैं वो लसिकाणुओं की उत्पत्ति करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पर ये जो लसिकाणु है ना, केवल इतना समझना, हमारे पास दो प्रकार के लसिकाणु होते हैं। कौन कौन से? टी और बी। कौन कौन से होते हैं बच्चा? टी और बी। इन्हीं की चर्चा आज हम करने वाले हैं, डिटेल में करेंगे। अभी केवल इतना समझो, टी और बी लसिकाणु होते हैं। इनका जो मैचुरेशन होता है वो लसिकाभ अंग में होता है और इनका जो प्रोलिफरेशन होता है वो भी लसिकाभ अंग में होता है। मेरी बात ध्यान से समझना, मैचुरेशन का मतलब होता है आप दिमागी रूप से कितना मैच्योर है, और प्रोलिफरेशन का मतलब होता है आपके अंदर ग्रोथ वगैरह कितनी हुई है। ठीक है, दोनों का मतलब अलग अलग है। देखो, आपके अंदर ग्रोथ हो गई लेकिन मैचुरेशन नहीं आई। बहुत सारे बच्चे होंगे, सभी बच्चों को पता है इस चीज को, जब तक हम 18+ नहीं होते हैं तब तक क्या होता है बच्चा, तब तक कहते हैं हम लोग मैच्योर नहीं है। जैसे आप 18 पार करते हैं तो लोग कहने लगते हैं भैया अब तो तुम मैच्योर हो गए, अब ढंग से काम करो, कहां तुम छोटी छोटी गलतियां करते रहते हो। तो यानी आपके अंदर अब मैच्योरेशन आ चुकी है। तो यहां पर मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन दोनों अलग अलग टर्म है, इनको आपको ध्यान से समझना होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं तो आता है हमारा अस्थिमज्जा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर कुछ समझने वाली चीजें हो जाती हैं। तो पहले मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं, फिर मैं बताता हूं अस्थिमज्जा वगैरह होता कहां है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि अस्थिमज्जा मतलब बोन मेरो जो होता है वो हमारे कहां पर होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि हाँ भाई बोन मेरो, बोन तो लगा हुआ है मतलब अस्थि में होता होगा, बोन्स में होता होगा। हाँ सही है, बोन्स में होता है। लेकिन आपका सवाल ये है क्या सभी बोन्स में अस्थिमज्जा होता है? तो इसका आंसर है नहीं। और अगर नहीं होता तो किस पर नहीं होता और किस पर होता है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले मेरी बात समझो। देखो, जो अस्थिमज्जा रहता है वो प्राथमिक लसिकाभ अंग है, ये तो पहला पॉइंट रहा। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं लसिकाणु की या रुधिर कोशिकाओं की, मतलब WBC RBC की, तो उनका जन्म कहां से होता है? अस्थिमज्जा से होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझ मेरे बच्चे कि कहां पर ये जो आपका अस्थिमज्जा बोन मेरो है वो होती है। अगर मैं बोन्स की बात करता हूं, अगर मैं एक बोन्स को बनाता हूं, ये मैंने यहां पर बोन्स बना दी, और अगर मैं बोन्स की बात करता हूं तो बोन्स के अंदर खोखले पार्ट पर क्या पाया जाता है? बोन्स के अंदर खोखले पार्ट पर आपका पाया जाता है बोन मेरो, यानी अस्थि मज्जा। मैं इसको लिख रहा हूं। अब अगर मैं बात करता हूं, सर आपने तो अभी अभी कहा कि सभी बोन्स में तो ये नहीं होता। हाँ, सभी बोन्स में नहीं होता है, ये केवल बड़ी बोन्स में पाया जाता है। मतलब केवल बड़ी अस्थियां जो आपकी होंगी उसी के अंदर बोन मेरो यानी अस्थिमज्जा होता है। छोटी अस्थियों की बात अगर हम करते हैं, जैसे उंगलियों की बात करता हूं, आपको पता है यहां पर फैलेंजेस वगैरह पाई जाती हैं। एक उंगली में 3-4 अस्थियां हैं भैया, तो ये इतनी छोटी छोटी अस्थियां हैं, इसके अंदर अस्थिमज्जा नहीं होती। यहां पर मेरा क्वेश्चन
ये है कि आपको ये बताना है कि कितनी अस्थियां, कितनी बोन्स हमारे अंदर पाई जाती हैं। बच्चे को ये चीज पता होती है, लेकिन आपको कमेंट कर कर बच्चा बताना है कि कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि टोटल अगर मैं बात करता हूं तो टोटल 105 से 110 अस्थियों में क्या होता है, अस्थि मज्जा होता है, बोन मेरो पाया जाता है। बोन मेरो कहां पाया जाता है बच्चा, कहां पाया जाता है, मतलब जितनी भी बड़ी अस्थियां होंगी उस पर पाया जाएगा। और कितने जगह पाया जा सकता है, कितनी अस्थियों पर पाया जा सकता है, तो 105 से 110 नंबर हो सकते हैं इसके बोन मेरो के। अब मेरी बात एक और ध्यान से समझना, जैसे मैं बात करता हूं अपने फीमर की, जांघ की अस्थि होती है ना हमारी। अब मैं बात किसकी करता हूं, यहां पर मैं इस चीज को लिखे दे रहा हूं। अगर मैं फीमर की बात करता हूं जो कि आपके जांघ की अस्थि होती है, ये सबसे बड़ी अस्थि होती है आपकी पूरी बॉडी की। अगर सबसे बड़ी अस्थि है तो कौन सी बच्चा, फीमर है। तो फीमर के अंदर जो अस्थि मज्जा पाया जा रहा है वो अच्छा खासा पाया जा रहा होगा। जाहिर सी बात है कि फीमर हमारे पूरी बॉडी की सबसे बड़ी अस्थि होती है। इस बात को नोट कर ले मेरे भाई, ठीक है। ये पूरी बातें समझ में आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। ये जो डायग्राम प्यारा सा दिख रहा है, जहां पर मणि जैसे कुछ चमक रहा है, वैसे थाइमस ग्लैंड चमकती नहीं है, बट केवल इंडिकेट करने के लिए आपको यहां पर चमका दिया गया है, ठीक है। ये गूगल से डाउनलोड की हुई फोटो है, मेरी बनाई हुई नहीं है। पहले इस चीज को क्लियर करता हूं। दूसरी, केवल इस चीज को समझो कि अस्थि मज्जा पाया कहां पर जा रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसको उभार कर बच्चा दिखाया गया है, लेकिन सभी को पता होगा कि आगे तो भैया क्या होती है, हमारी पसलियां होती हैं। मतलब ये पसलियों के पीछे, और ये जो सामने वाली कोई अस्थि एक होती है क्या, जिसे हम अरोस्थि बोलते हैं, या हम इसे स्टर्नम भी बोल देते हैं इंग्लिश में, इसके पीछे और हार्ट के पास पाया जाता है क्या, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की एक खासियत हमेशा याद रखना मेरे भाई, जो भी थाइमस ग्लैंड रहती है वो वक्त के साथ, आपके पैदा होने के साथ क्या होती है, घटने लगती है। इसकी जो साइज होती है वो घटने लगती है। और ये जो थाइमस ग्लैंड होती है वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र में काफी ज्यादा भूमिका निभाती है। और यही एक रीजन हो जाता है कि जैसे जैसे आप बुढ़े हो रहे हैं, आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो रहा है। लेकिन बच्चे का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही मजबूत होता है, उसके अंदर थाइमस ग्लैंड बड़ी है और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। ये कहां पर होती है, आ जाओ रिवीजन कर लेते हैं। ये हार्ट के पास अरोस्थि के नीचे उपस्थित होती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ये उम्र के साथ घटती है। इतना तो आपने समझ लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा, डायग्राम द्वारा और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे ये समझेंगे सर ये तो मणि की तरह चमक रही है, तो मणि है ना, तो मणि नहीं है, ठीक है। मणि की तरह चमकती वमकती नहीं है, केवल इंडिकेट करने के लिए मेरे भाई इसको मैंने ऐसा बना दिया है, या तो मैं कहूं या ऐसा डाउनलोड ही किया मैंने, ठीक है, बनाया नहीं, दूसरे का श्रेय नहीं लेना चाहता मैं, ठीक है। चलो अब देखो हम नोट की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं अस्थि मज्जा और थाइमस ग्लैंड की, तो इनमें जो टी लसिकाणु होती हैं उनका मैचुरेशन और पॉलिफरेशन दोनों यहीं पर होता है, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्लैंड में ही। दोनों हेल्प करती, थाइमस ग्लैंड हेल्प करती होगी, अस्थि मज्जा में इनका मैचुरेशन और पॉलिफरेशन होता है। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि सर यहां पर मुझको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं प्लीहा की, तो प्लीहा सेम के दाने के आकार का होता है। वैसे ये 11th का टॉपिक है, मैं पहले इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं। 11th में जब आप परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं तो ये वहां का टॉपिक है बच्चा, ठीक है। इसको मैं 11th के बाद 12th में इसलिए पढ़ा रहा हूं, उसका एक रीजन है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा बेस बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ये 12th में भी दिया हुआ है आपके, थोड़ा थोड़ा लेकिन दिया हुआ है, डिटेल में नहीं दिया हुआ। मैं डिटेल में आपका रिवाइज करवा रहा हूं ताकि चीजें इधर उधर मिस ना हो। ये सबसे एक मेन बात हो जाती है यहाँ की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्लीहा की, तो किसके आकार का होता है? सेब के दाने का आकार का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को ये क्या करता है? उनका भक्षण कर लेता है। भक्षण मतलब उनको तोड़ फोड़ देता है, उनको खा डालता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? भक्षण कह देते हैं। सपोज दैट कोई भी जीवाणु या विषाणु बैक्टीरिया आपके ब्लड के अंदर आ गए, तो भाई उससे कौन लड़ेगा? उससे लड़ता है हमारा प्लीहा। प्लीहा क्या करता है? उसका भक्षण ही कर देता है। जहां पर भक्षण हो गया सब खत्म। मैंने भक्षण क्या होता है इस चीज को पिछले लेक्चर पर डिटेल में क्लियर करवाया है, ठीक है। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको,
ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया जो हमारी आरबीसी है उनका कब्रिस्तान भी माना जाता है किसको? प्लीहा को। यहां पर हम किसी की बात कर रहे हैं? यहां पर स्प्लीन यानी हम प्लीहा की बात कर रहे हैं। अगर आप ये डायग्राम में देखें तो ये यहां पर प्लीहा दिख रहा है, सेम के दाने के आकार का दिख रहा है। ज्यादा क्लियर डायग्राम नहीं लेकिन समझने के लिए इतना काफी है। ठीक है, मतलब अगर मैं पूछूं कभी आपसे कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, अब सर ये आरबीसी का कब्रिस्तान का मतलब क्या है? जब आरबीसी, आपको पता है आरबीसी का एक जीवन काल होता है, जब उनका जीवन काल खत्म हो जाता है तब वो मर जाती है। मरने के बाद कहां जाती है? मरने के बाद वो चली जाती है प्लीहा में और धंस जाती है। धंस क्यों जाती है? हमने इसको कब्रिस्तान ही क्यों बोला? हमने कब्रिस्तान इसलिए बोला क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति को खनकर गाड़ दिया जाता है और बहुत सारे व्यक्ति जहां पर गड़े हैं उसको हम कब्रिस्तान बोलते हैं, वैसा यहां पर भी होता है। आरबीसी जाती है और इस पर धंस जाती हैं, इसीलिए हम इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोल देते हैं। चीजें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? सर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझ में आ रही है चीजें। अगर हम बात करते हैं लसिका ग्रंथियों की, जो कि आपको यहां पर दिख भी रही होगी, बहुत सारी लसिका ग्रंथियां होती हैं जो कि एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं आपके प्रतिरक्षा तंत्र में। ये भिन्न भिन्न स्थलों पर उपस्थित होती हैं और इनका काम क्या रहता है? अगर कोई भी एंटीजन आपके अंदर पहुंच गया तो उसको क्या करती है? ये फंसा लेती है। जैसे ही उसको फंसाती हैं तो जो लसिकाणु व प्रतिरक्षा होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। मारती वारती नहीं, मेरी बात ध्यान से समझना, ये मारती नहीं है, ये केवल फंसाती हैं, ये भक्षण नहीं करती हैं, ये किसी तरीके से उसको फंसा लेती हैं। ये ठीक उसी प्रकार हो गया कि चोर आपके घर घुसा बट आपके अंदर काबिलियत तो है नहीं उसको मारने की, तो आप किसी तरीके से उसको बातों में उलझा लीजिए, तो कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, अगर वो आ गया तो वो उसको मार देगा। और यहां पर वो व्यक्ति कौन सा है? वो लसिकाणु और प्रतिरक्षा, क्योंकि आपको पता है लसिकाणु दो टाइप के होते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया, बी और टी, जो आगे चलकर क्लियर भी हो जाएगा। और जो प्रतिरक्षा होती है हमारी, वो तो कई तरीके की हो सकती है, आपको पता भी है, और प्रतिरक्षा का ही तो रूप है बी और टी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। ये लसिकाणु आपको समझ में आ गया पूरा, ये लसिका ग्रंथियां पूरी समझ में आ गई। आई होप ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होती है तो कमेंट करो, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय।